अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बात होगी बड़ी स्पेशल और आपको बड़ी स्पेशल मुलाकात करवाएंगे 7 टाइम्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियन ओलंपियन माहूर शहजाद से। शानदार प्लेयर हैं, पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट फाइंड हैं इस वक्त बैडमिंटन के हवाले से। और बैडमिंटन का ऐसा गेम है जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट उभर उभर के सामने आता है। मुराद हों, पलवशा हों और अब माहूर हों। माहूर इस वक्त छाई हुई हैं बैडमिंटन कोर्ट्स में। इंटरनेशनली हम देखें, कॉमनवेल्थ गेम्स हों, दीगर गेम्स हों, दुनिया भर में माहूर ने अपना लोहा मनवाया। लेकिन क्या वजह होती है कि जब हम ओलंपिक्स में जाते हैं, ओलंपिक्स में जाने के लिए तैयारी भी हमारी भरपूर होती है, दस्ता बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं जो दूसरे ममालिक हैं उनकी तैयारी बहुत ज़्यादा होती है, उन पर बहुत इन्वेस्टमेंट की जाती है। पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है कि हम गोल्ड पाकिस्तान में बहुत कम देखते हैं। हालिया नेशनल गेम्स हुई, 34वीं नेशनल गेम में माहूर ने गोल्ड उठाया और बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही माहूर की। मैं ज़रा नेशनल सर्किट में दीगर प्लेयर्स के हवाले से भी माहूर से बात करूंगा, बैडमिंटन के ओवरऑल गेम के स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे, फेडरेशन का किरदार कैसा है उस पर भी बात करेंगे, स्पॉन्सरशिप में कितने मसाइल आते हैं खिलाड़ी को, इस पर भी बात होगी, कोचिंग स्टैंडर्ड क्या है पाकिस्तान में, इंटरनेशनल मैयार के हैं या नहीं, इस पर भी बात होगी। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं माहूर शहजाद। साहब माहूर हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइड ऑफ पाकिस्तान है माशाल्लाह, और बड़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ी हैं और मुझे उम्मीद है कि माहूर एक दिन पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड लाजमी लेकर आएंगी। ओलंपियन ऑलरेडी हैं माहूर। 34वें नेशनल गेम माशाल्लाह 3 मेडल्स आपने हासिल किए, बहुत ज़बरदस्त। और आपको सबसे पहले तो इस बात पे मुबारक कि माशाल्लाह से शादी के बाद पहली नेशनल गेम थी और आपने पहली नेशनल गेम्स जीत ली हैं। कैसे रही नेशनल गेम्स का सफ़र, कैसा रहा? जी बिल्कुल, शादी के बाद ये मेरा तीसरा टूर्नामेंट था। इससे पहले एक हैदराबाद में रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ था, तो उसमें मैंने सिंगल्स और डबल्स जीता। फिर उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप हुई थी मार्च में, तो उसमें मैंने सिंगल्स और डबल्स जीता और मैं सिंगल्स की 7वीं बार नेशनल जी चैंपियन बनी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद जो अभी कोयटा में रिसेंटली नेशनल गेम्स हुए हैं, तो उसमें सिंगल्स, डबल्स और टीम इवेंट, 3 इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था और तीनों इवेंट में मैंने गोल्ड मेडल लिया है। माशाल्लाह, यानी 3 क्राउंड हैं आप माहूर। जी, ट्रिपल क्राउन। अच्छा, माहूर ये बताएं, नेशनल गेम्स में डिपार्टमेंट्स छाए रहे हैं और सूबाई टीम्स इतनी आगे हमें नहीं दिखाई दी। कोई ख़ास रीज़न आपके नज़दीक हो, डिपार्टमेंट ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने एथलीट्स पर? मेरे ख्याल से जितने भी टॉप के प्लेयर्स होते हैं तो उनको भी डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं, और जितने भी प्लेयर्स हैं वो डिपार्टमेंट में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट आपको पे करता है हर मंथ खेलने के लिए। और जाहिर सी बात है, प्लेयर्स के लिए मतलब इनकम आना जरूरी होता है। तो जितने भी अच्छे प्लेयर्स होते हैं तो फिर वो डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ज्यादा कॉम्पिटिशन था वो बेसिकली आर्मी और वापडा के बीच में था, क्योंकि ये दो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, इनकम दे रहे हैं, कैंप्स लगा रहे हैं और उनको हर तरह से मतलब फैसिलिटेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं। अच्छा माहौर ये बताएं, हम जब देखते हैं कैंप्स लगते हैं, कैंप्स में बहुत ज़्यादा एथलीट्स भी शामिल होते हैं, चाहे डिपार्टमेंट के कैंप्स हों या आपकी फेडरेशन कैंप लगाती हो। कैंप्स में कैसा माहौल होता है, कैंप्स में क्या कुछ सीखने को मिलता है, कितनी मेहनत की जाती है? हमारा जो लास्ट कैंप लगा था, जो फेडरेशन ने लगाया था, तो वो 2016 में लगा था। और उसमें वहां पे जो है मलेशियन कोच आए थे, तो काफी अच्छा माहौल था। और मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने कैंप अटेंड किया, तो सारे प्लेयर्स मिलके जो ट्रेनिंग करते थे, तो काफी, एक तो जब प्लेयर्स मिलके ट्रेनिंग करते हैं तो इसमें एक ये तो कंपटीशन होता है और मोटिवेशन होती है कि आपने अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है। तो उस चीज में आपको मजा भी आ रहा होता है और अपने आप अपनी बेस्ट भी देते हैं, तो आपका इसलिए गेम लेवल इंप्रूव होता है। तो मेरे ख्याल से इसलिए कैंप्स लगाने की ज्यादा जरूरत है, और अगर बाहर से कोचेस आ जाए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो उनके पास टेक्निकल नॉलेज है वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में अभी इतनी नहीं है, तो उससे गेम इंप्रूव हो सकता है और मजीद। अच्छा माहौर, चलें ज़रा मैं नेशनल गेम के ओपोनेंट्स पर भी आपसे बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा हम उस पर बात करते हैं जो टेक्निकलिटीज़ हैं आपकी गेम की। ये बताएं, जो फुटवर्क होता है, आपकी बॉडी मूवमेंट होती है, आपकी स्पीड होती है, इन सारी चीज़ों पर कितनी देर काम करती हैं आप और इसकी प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम सर्व करती हैं? अच्छा, बैडमिंटन जो है फास्टेस्ट रैकेट स्पोर्ट है, तो इसमें आपकी मतलब मूवमेंट तेज होनी चाहिए, एजिलिटी होनी चाहिए, आपकी रिफ्लेक्सेस तेज होनी चाहिए। तो उन सब चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। तो कोर्ट मूवमेंट के लिए, कोर्ट में अपनी मूवमेंट अच्छी करने के लिए, एक तो ये है कि आप शेडो करें, तो मैं शेडो करती हूँ। और दूसरा ये कि शटल्स के साथ मल्टी ट्रेनिंग होती है, तो वो मैं करती हूँ। और फिर उसके अलावा रनिंग हो गई, स्प्रिंट्स हो गई, लॉन्ग रनिंग, जंपिंग,
स्किपिंग, जिम हो गया, तो ये सारी चीजें मैं अपनी ट्रेनिंग में करती हूँ। और मेरी जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो दिन में 2 होते हैं, एक सुबह में और एक शाम में। और संडे को मैं ऑफ लेती हूँ। तो बेसिकली मेरी ट्रेनिंग मंडे टू सैटरडे होती है। और दिन में सुबह के ट्रेनिंग सेशन में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगता है, और इसी तरह शाम के ट्रेनिंग सेशन में 2 से 3। तो ऑल टुगेदर 5 to 6 आवर्स होते हैं ट्रेनिंग के। 5 to 6 आवर्स? अच्छा माहौर, ये शायद तो बहुत ट्रेनिंग आवर्स हैं। तो इसके लिए तो बड़ा स्टेमिना चाहिए होता है, स्टेमिना चाहिए होता है, डाइट चाहिए होती है। आपको अपने डिहाइड्रेशन के लिए सारा काम करना होता है कि कहीं वो मामला ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों का कैसे ख्याल करती है? इसके लिए कोई प्लान मुरतब करती हैं, न्यूट्रिशनिस्ट से बात करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से तो नहीं बात करती। हालांकि मुझे लगता है अगर मैं करूँ तो, और अगर वो स्पेसिफिक डाइट फॉलो करूँ तो मेरा गेम और इम्प्रूव हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। मैं मतलब जो लोग नॉर्मली लंच और डिनर में लेते हैं, रोटी चावल सालन, तो वही मैं खाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं मतलब मेरी डाइट में फ्रेश जूस होता है। मैं सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रेश एप्पल का जूस वो लेती हूँ, नट्स लेती हूँ। और दिन में है जो है ना, मैं फ्रूट्स खाती रहती। तो मेरे ख्याल से वो चीज। और ये बात है कि जंक फूड नहीं खाती। सिर्फ संडे को एक दिन होता है जब हम बाहर का खाना खाते हैं, वरना मंडे टू सैटरडे घर का खाना होता है। नो फिजी ड्रिंक्स, कुछ भी नहीं। तो ये हेल्दी डाइट लेती हूँ तो मेरे ख्याल से वो मदद करती है कि कोर्ट में अच्छी मूवमेंट में मदद करती है, स्टेमिना में और परफॉर्मेंस में। अच्छा माहूर, आपकी गेम ऐसी है कि अक्सर हम देखते हैं कोर्ट्स में इंजरीज भी हो जाती हैं, मैच के दौरान भी हो जाती हैं। आपको याद होगा, आपको भी बड़ा अच्छा जा रहा था वो पहले सेट में, आप बड़ी हावी रहीं। सेट टू सेट गेम है ये, मुख्तलिफ सेट्स में मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज होती हैं। जितनी स्पीड, जितना स्टेमिना, उतने बेहतर सेट्स की परफॉर्मेंसेज। तो ये जो सेट टू सेट परफॉर्मेंस होती है, इसके लिए क्या गोल सेट करते हैं और किस तरह से इसकी तैयारी होती है? मतलब अगर पहला सेट है, हम देखते हैं कि पहला सेट आप हमेशा, मशहूर भी है इस बात में कि आप बड़ी हावी रहती हैं पहले सेट में। जी बिल्कुल। जब आप कोर्ट में घुसते हैं तो आपका सारा फोकस होना चाहिए कि मतलब मैंने स्पीड से खेलना है, कोई भी पॉइंट अपने ओपोनेंट को लेने नहीं देना, मैंने अपनी फुल 100% खेलना है और सारी जान लगानी है। तो मेरा यही होता है, मैं इसी फोकस के साथ घुसती हूँ कि अगले प्लेयर को मैंने कम से कम पॉइंट्स देने चाहिए और मैंने खुद नेगेटिव नहीं करने। तो उस वजह से मतलब मैं, ऐसा भी हुआ है कि प्लेयर जैसे कि जो आप बता रहे थे अभी कुछ 2021 में दिसंबर में जब मुझे इंजरी हुई है, तो पहले सेट में जो स्कोर्स थे मेरे 11 थे और मेरी ओपोनेंट के 0 थे। जी। क्योंकि मैं इसके साथ मैं खेल रही थी। पहला सेट में उसको आराम से मैं 110 जीत गई। उसके बाद सेकंड सेट में भी मेरी काफी लीड थी, 13-6 की लीड थी, और वहां पे मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी। तो फिर वो मुझे मैच छोड़ना पड़ा था। तो हमेशा यही होता है कि फुल फोकस के साथ आपको कोर्ट में जाना चाहिए। किसी भी मैच को आपको इजी नहीं लेना चाहिए। अच्छा माहूर, ये बताएं, इंजरीज होती हैं जब, इंजरीज को रिकवर करने के लिए टाइम लगता है। और जाहिर है कि मतलब ये इंजरीज नॉर्मल हिस्सा है, स्पोर्ट्स गर्ल हो, स्पोर्ट्स मैन हो, किसी की भी लाइफ का ये नॉर्मल हिस्सा है। इंजरीज होती हैं, घबराती हैं, थोड़ा बहुत डर लगता है कि यार लंबे टाइम के लिए घर पे बैठना पड़ेगा, गेम से दूरी, चूंकि आपका जो पैशन है वो तो गेम है। जी बिल्कुल। तो ये जी बताएं, तो इससे रिकवरी कैसे करती हैं? अभी मतलब इससे पहले, हैमस्ट्रिंग इंजरी से पहले मुझे छोटी मोटी इंजरीज हुई है। जैसे एंकल ट्विस्ट हो गया, जब मैं डेनमार्क ट्रेनिंग के लिए गई थी तब एंकल ट्विस्ट हो गया। इसी तरह कुछ टूर्नामेंट से पहले मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया, तो वो तो 1 हफ्ते में रिकवर हो जाता था। लेकिन ये जो हैमस्ट्रिंग इंजरी थी ये काफी मतलब बड़ी इंजरी थी, और इतनी सिवियर थी कि मुझसे सही से वॉक नहीं होती थी। मैं अगर बैठती थी ज्यादा देर तो वो दर्द करती थी। तो फिर उन दिनों मतलब 1.5 महीना तकरीबन मैं अपने गेम से दूर रही हूँ। तो वो काफी ज्यादा फील होता है, क्योंकि एक चीज आपकी रूटीन में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है। आप सुबह शाम वो खेल रहे हो और फिर आपको वो एकदम से छोड़ देना पड़े, तो काफी ज्यादा फील होता था। लेकिन मेरा यही फोकस था कि नहीं, मैंने जल्द से जल्द कोर्ट में वापस आना है। और 2 महीनों के बाद हमारी नेशनल चैंपियनशिप थी। 1.5 महीना लगा के मैंने कोशिश की है, जिम करके मैंने अपने मसल को, जैसे कि मेरा हैमस्ट्रिंग जो मसल था वो फट गया था, तो उसको मैंने रिकवर करने की कोशिश की है। 1.5 महीने बाद फिर मैं कोर्ट में आई हूँ, और मुझे जितने दिन मिले हैं 10 दिन मैंने कोर्ट ट्रेनिंग की है, स्किल्स के अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश की है। जो गेम लेवल था वो वापस लाने की कोशिश की, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से मैं वो नेशनल चैंपियनशिप जीत गई थी, माशाल्लाह। सिंगल्स डबल्स और। अच्छा माहूर, ये चीज़ ये है मोटिवेशन मेरा ख्याल है सुनने वालों के लिए भी, जो लोग, जो लड़कियां ख़ास तौर पे। बैडमिंटन ऐसी गेम है जिसमें लड़कियां बहुत इंटरेस्ट लेती हैं और मेरा ख्याल है बड़े शौक से खेलती हैं बैडमिंटन।
ये जो रिकवरी होती है इसके फिर जाहिर है कि ये थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए मामलात होते हैं कि आपको एहतियात करनी होती है, मुख्तलिफ मूवमेंट्स मना हो जाती हैं कि ये मूवमेंट करें तो ज़्यादा इंजरी का शिकार होने का ख़दशा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, कितनी एहतियात करके, कितना फोकस होके रिकवरी के बाद वापस प्रैक्टिस में आके अपने रिफ्लेक्सेस को वापस उस पुरानी स्टेज पे लेके जाना और उसी पोजीशन से दोबारा शुरू करना, कितना टाइम लगता होगा? आपने बड़ी स्पीड दिखाई कि 2 महीने के अंदर माशाल्लाह रिकवर भी हुई और नेशनल चैंपियन भी बनी। जी, बिल्कुल। और जब मैं 2 महीने के बाद खेली थी, तो मेरी इंजरी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई थी। मुझे तब भी पेन था, लेकिन क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप थी और मैंने अपना टाइटल डिफेंड करना था, तो इसलिए मैं वो खेली हूँ और फुल रिकवरी अभी नहीं हुई थी। और ऐसा था कि जब मैं एक तो आपका होता है आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, उसके बाद जब आप मैच में जाते हैं और मैच में जब मैंने पहला मैच खेला है, तो मुझे वो सारी फीलिंग्स आ रही थी कि जब मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी, मैं इधर पीछे गई थी तो मैं स्लिप हुई थी, आगे गई थी तो मैं गिरी थी, वो सारी फीलिंग्स आ रही होती हैं। और मतलब वो इतना ज्यादा मुझे फील हुआ कि मुझे लग रहा था शायद मैं आगे के मैचेस नहीं खेल सकूंगी। तो मैं उस मैच के बाद काफी रोई और मैंने अपने पेरेंट्स को भी कॉल करके यही कहा कि मुझे बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा है। हालांकि मैं खेल पा रही हूँ, दर्द के साथ भी खेल रही हूँ, लेकिन एक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है ना, कि वो चीज आपको याद आ रही होती है और आपको वो मूव नहीं करने दे रही। तो मैंने कहा इस डर के साथ तो मैं नहीं खेल सकती और मैं नहीं जीत सकती। तो मेरे पेरेंट्स ने काफी मतलब मोटिवेट किया कि नहीं तुम खेल लोगी, अल्लाह का नाम लेके खेलो। तो मैंने काफी दुआएं अल्लाह का नाम पढ़ पढ़ के खेला है। तो मतलब इंजरी के बाद आपको एक जो साइकोलॉजिकल डर होता है वो बहुत होता है। और फिर वो रिकवरी में अगर आप उसको सही तरह से पूरी रिकवर रेस्ट ना दे, तो वो रिकवरी बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाती है। इसी वजह से, क्योंकि मैंने उसको रेस्ट नहीं दिया, 4-5 महीने बाद जब हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जब 10 to 15 डेज का कैंप लगा था, तो तब मैंने उनको बताया भी कि मुझे अभी तक मेरी इंजरी प्रॉपरली हील नहीं हुई है, तो मैं, क्योंकि वो उस पर एकदम से जोर पड़ता है, अच्छा वो एकदम से करते हुए माहूर, ये खींचता है। चीज़ जो आप जिक्र कर रही हैं, यही चीज़ अगर मैं थोड़ा सा इसको और मज़ीद एक तो आप लोगों के लिए दवाई लेना बड़ा मुश्किल है, हर दवाई नहीं ले जा सकती क्योंकि वो डूब का इशू आ जाता है, मुख्तलिफ मामलात आते हैं, स्पेसिफिक दवाई हो और आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होती है। इस पेन के अरसे में जो स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स से जुड़ा खिलाड़ी होता है, वो क्या सोच रहा होता है, क्या सोच होती है उसकी? और ज़ाहिर कॉमनवेल्थ गेम्स थी आगे, बहुत बड़ा इवेंट है, ओलंपिक्स के बाद सबसे बड़ा इवेंट है, और माशाल्लाह आप ओलंपिक्स खेल कर आ रही थी, तो एक कॉन्फिडेंस था हम सबको कि यार कॉमनवेल्थ गेम जो है उसमें जाहिर है कि माहूर ने ही रिप्रेजेंट करना है और तो किसी को रिप्रेजेंट करना नहीं है। तो कितना प्रेशर होगा कि पूरा पाकिस्तान की नज़रें भी हैं और आपकी अपनी इंजरी भी है, उससे रिकवरी भी है और आगे एक बड़ा इवेंट भी है। जी, काफी ज्यादा प्रेशर होता है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस से मतलब काफी ज्यादा होता है कि नहीं मैंने अपना अच्छा परफॉर्म करना है। और जब हमारे मतलब टीम इवेंट में, तो मैं अपनी श्रीलंका के साथ अगेंस्ट अपनी सिंगल्स जीती थी, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपनी वुमेन सिंगल्स जीती थी। उसके बाद जब टीम इवेंट खत्म हो गया और जब इंडिविजुअल इवेंट स्टार्ट हुआ है, तो मेरी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से जो मेरा आगे का मसल था आईटी, तो उसमें काफी ज्यादा पेन होने लग गया था। और इतना ज्यादा शदीद पेन था कि मैंने मतलब खेलने से मैंने सोचा था कि मैं नहीं खेलूंगी। और वो इंजरी का भी डर था कि अगर दोबारा से ज्यादा बढ़ जाती है, मैं स्लिप हो जाती है और वो बढ़ जाती है, तो वो फिर 6 मंथ्स उसको लगेंगे ठीक होने में। तो उस डर की वजह से पहले मैंने सोचा था कि नहीं खेल रही, लेकिन फिर उसके बाद क्योंकि था कि अगर मैं इस तरह छोड़ दूंगी तो वो भी नहीं ठीक है, और लोगों की सब मुझसे उम्मीदें हैं, तो मुझे खेलना चाहिए। तो फिर मैंने अपना इंडिविजुअल इवेंट, मेरा इंडिया के साथ मैच आया और पहला सेट में लीड कर रही थी 2018 से, लेकिन जाहिर सी बात है वो इंजरी भी थी, फिर ऊपर वाले मसल में भी पेन था। अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं, मैं 20-20 बड़ी क्लोज से हार गई। फिर सेकंड सेट में वही करते करते अपने आप को मैनेज करते करते कि किसी तरह से मैं पुश करी थी कि मैं खेल लूं, लेकिन पेन इतना ज्यादा था कि मेरी लेफ्ट लेग का एंकल ट्विस्ट हो गया। और जब मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई, मैंने पूछा कि मेरे राइट लेग में इतना पेन था तो लेफ्ट का क्यों एंकल ट्विस्ट हुआ। तो उन्होंने कहा जब आपकी बॉडी के ऊपर आप इतना ज्यादा लोड डालते हैं, तो उसके पास एक यही तरीका होता है, वो अपना कोई इंजरी कर लेती है, कि ये उसका तरीका होता है बोलने का कि बस अब मेरी बस हो चुकी है। बिल्कुल सही। अच्छा माहौर, मैं चाहूँगा ये ज़रा बात इसको कंटिन्यू करते हैं, बड़ा मज़े का मैच था कर चूँकि सकते हो उसमें उसके पहले बाद। सेट में बड़ा हावी रही, उसके बाद वो जो इंजरी थी वो हमें दिख रहा था कि आप पेन में हैं, नज़र आ रहा था। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपको बताते हैं पाकिस्तान का झंडा उठाना
मेडल लाना, पाकिस्तान कलर पहनना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा काम यानी वर्कआउट करना पड़ता है। उस हार्ड वर्क के पीछे जितने आपको ये बड़े बड़े चेहरे नज़र आते हैं, ये उसी हार्ड वर्क का नतीजा होता है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। माहूर शहजाद हमारी नेशनल बैडमिंटन चैंपियन हमारे साथ मौजूद है। माहूर के हवाले से जो मैं बात करना चाह रहा था, आप सबको बता रहा था कि इतना मुश्किल होता है किसी एक बड़े प्लेयर के लिए वो फ्लैग उठाना, वो कलर करना, पाकिस्तान कलर लगाना, ये बहुत मुश्किल बात होती है। इतना आसान नहीं होता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इंजरीज, पेन, वर्कआउट, हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें होती हैं। माहूर, जो नेशनल सर्किट था 34 नेशनल गेम का, कौन कौन से प्लेयर और कौन कौन से ऐसे ओपोनेंट्स थे जो आपको अच्छे लगे और आपको लगा कि इनमें बहुत पोटेंशियल है और इन पर अगर काम किया जाए तो ये भी पाकिस्तान के लिए मेडल्स उठा सकते हैं, किसी डिपार्टमेंट की हों, कहीं की भी हों, तो आप बता सकती हैं। लड़कों में सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल से जिसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो आर्मी के अंजुम बशीर हैं। तो वो सेमीफाइनल्स तक पहुंचे इस बार, और जो नेशनल चैंपियन है हाफिज इरफान, उनको उन्होंने सिर्फ टीम इवेंट में नहीं बल्कि इंडिविजुअल इवेंट में भी हराया। और उसके बाद फाइनल में भी जो मुराद अली है पाकिस्तान नंबर 1, उनके साथ बहुत अच्छा खेल के 3 सेट बहुत ही क्लोज हारे हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और बाकी भी मतलब लड़कियों में भी जो मेरी डबल्स की पार्टनर है गजाला, तो उसके साथ मेरा फाइनल्स आया था, तो उसने भी बहुत अच्छा खेला। हमारा 3 सेट हुआ था, 3 सेट के बाद में उससे जीती, तो उसने भी काफी अच्छा खेला। अच्छा माहौर, क्या ओपोनेंट में देखते हैं जब आप इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए जाते हैं, तो ओपोनेंट को हम्म। एनालाइज करते हैं, उसकी गेम पहले देखते हैं, पता चलता है कि उसकी गेम में क्या वीकनेस, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ये सारी चीज़ें? जी बिल्कुल, अब तो मतलब इंटरनेट की वजह से आपको प्लेयर्स के मैचेस ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो जिस भी प्लेयर से मेरा मैच होता है तो उससे पहले मैं उसकी जो गेम्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, वो मैं देखती हूँ और एनालाइज करती हूँ कि मतलब उसकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। सो उससे आपको काफी मदद मिलती है कि अपने प्लेयर को कहाँ पे खिलाना है। तो वो मैं हमेशा देखती हूँ मैचेस से पहले। अच्छा माहौर, कोचिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में कोचिंग स्टैंडर्ड्स कैसे हैं? अगर आप बिल्कुल फेयरली हमें बताएं, पता चले। आपकी अपनी मेहनत तो हमें दिख रही है, बहुत ज़्यादा है। आप माशाल्लाह से जिस तरह खेल रही हैं वो सबको नज़र आ रहा है, उसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोचिंग स्टैंडर्ड्स, कोचेस का कितना हाथ होता है आपकी फिटनेस में, आपके खेल के निखार में, इन सारी चीज़ों में? कोचेस का मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, और मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पापा ने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था, तो इसलिए उन्हें बहुत आइडिया है और शुरू में उन्होंने ही मुझे कोचिंग दी। अभी भी कोई मसला होता है तो वो मैचेस की वीडियोस देखते हैं और उन बड़े अच्छे से एनालाइज करके बताते हैं कि मैंने कहाँ पे ओपोनेंट को गलत खिलाया है, इसलिए वो पॉइंट मुझसे गया है। तो मुझे इस चीज का एडवांटेज है। लेकिन जाहिर सी बात है, पापा भी क्योंकि उनका अपना बिजनेस है, उनकी अपनी ट्रेनिंग होती है इंडोर रोइंग की, तो वो इतना टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से फिर मुझे जो कोचेस होते हैं उनके साथ खेलना पड़ता है। और कराची में जो कोचेस हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। हम्म। मुश्किल से कोई 2-3 हैं, तो आपको बड़ा रिक्वेस्ट करके कहना पड़ता है कि मुझे खिला दें। और खेलने की अगर कोर्ट्स की बात की जाए तो पब्लिक फैसिलिटीज में सिर्फ एक नेशनल कोचिंग सेंटर है और नाजमा पोहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और उनकी भी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर आपको प्राइवेट क्लब्स में खेलना पड़ता है, जैसे मैं सनसेट क्लब, थ्री क्लब में खेलती हूँ, तो वहां पे जो कोचेज होते हैं तो उनसे कह के कि आप मुझे इस तरह प्रैक्टिस करा दें, यूं करा दें, तो फिर वो उस तरह की प्रैक्टिस मुझे करा देते हैं। तो अगर हमारे पास, हमारे कोचेस के पास टेक्निकल नॉलेज हो, उन्हें पता हो कि किस तरह की ट्रेनिंग से प्लेयर्स इंप्रूव कर सकते हैं, और शटल मशीन हो, तो उससे काफी फर्क पड़ सकता है गेम में। मुझे लगता है कि मेरा गेम लेवल इसलिए आके स्टक हो गया है क्योंकि मेरा भी एक हद तक दिमाग है, मैं बता सकती हूँ किस तरह ट्रेनिंग करनी है। उससे ऊपर जाने के लिए मेरे ख्याल से कि जो बाहर की जो नॉलेज होती है, बाहर के जो कोचेस के पास नॉलेज, जो उनकी ट्रेनिंग होती है, तो वो करना जरूरी है। वेल सेड माहूर, ये आपने बड़ा ज़बरदस्त कहा है। ये मुझे वाकई में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप खुद बता रहे हैं कि इतनी कोचिंग कर लें, ये कर लें, लेकिन वो ड्रिल्स के अलावा वो बातें जो मॉडर्न टेक्निक्स की हैं, इंटरनेशनली यूज़ हो रही हैं, वो उन कोचेस का ही काम होता है कि वो आपको बताएं, ना कि प्लेयर बता रहा हो। ये वाकई आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। माहूर, फिर भी इस सिचुएशन में अगर हम देखें, जब आप एक आपने 2016 के कैंप का जिक्र किया, इससे पहले जब कोई भी गेम्स आ रही होती हैं तो जो डिपार्टमेंटल जो आपका डिपार्टमेंट होता है उसके जो कैंप्स होते हैं या उसके जो कोचेस होते हैं कितने हेल्पफुल होते हैं? और फिर जाहिर है अब आपसे मैं ज़रा इंटरनेशनल भी बात करूंगा दीगर प्लेयर्स की कि उनके क्या डिफरेंस होता है और पाकिस्तानी प्लेयर्स का क्या डिफरेंस होता है। इसी से हमें पता चलेगा ना कि गोल्ड पाकिस्तान में आना मुश्किल क्यों हो रहा होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, किसी एक जगह आके गेम रुक जाती है अगर आपके पास मॉडर्न टेक्निक कोचिंग की ना हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे
अगर आप देखें कैंप्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम से 20 दिन पहले जो है ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कैंप लगाया और वो सिर्फ तकरीबन 20 डेज का था। 20 डेज से आपका क्या हो जाएगा, मतलब गेम में कोई इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होती। आपने कैंप लगाना है तकरीबन 2-3 महीने का लगाए। और जो 20 डेज का कैंप था उसमें भी क्या था कि जिस दिन हम लोग पहुंचे हैं तो वो कोर्ट, जो बैडमिंटन कोर्ट था, तो वहां पे मतलब मैट्स ही नहीं लगे हुए, नेट ही नहीं लगा हुआ, मतलब वो कोर्ट्स ही नहीं थे यार जहाँ पे प्लेयर्स ने ट्रेनिंग करनी है। तो फिर प्लेयर्स को बुलाया ही क्यों है आपने। और दूसरी बात, लाहौर में तब जून का महीना था, इतनी सख्त गर्मी थी कि आप इतनी सख्त गर्मी में ट्रेनिंग ही नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी वैसे ही एग्जॉस्ट हो जाती है, आपकी बॉडी वैसे इतना स्वेटिंग करी होती है, तो आप कहाँ से ट्रेनिंग करेंगे। तो कोई एसीज के इंतजामात नहीं थे। तो मतलब कैंप भी जो लगता है यहाँ पे, नाम का ही कैंप लगता है, उससे कोई गेम में इंप्रूवमेंट नहीं आती, बल्कि गेम जो है ना और डाउन हो जाता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपने अपने सिटीज में फिर भी उससे बहुत अच्छी बेहतर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और वहां पे एक जगह पे बुला के ना प्लेयर्स को उस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिलती। ये इसमें तो सबसे बड़ा हाथ जाहिर है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बोर्ड के साथ साथ फेडरेशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सबका कसूर है ये कि सारों को मिलकर एक अच्छे एथलीट के लिए कम से कम वो फैसिलिटीज़ तो दें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, ताकि आप गोल्ड लाएं। अब मैं इसी पर आता हूँ डायरेक्टली माहौर। हम गोल्ड की बड़ी कमी महसूस करते हैं ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसकी बड़ी रीजंस में आपके नज़दीक क्या है? मतलब आप तो खुद चने आप हो गई और दीगर, मुराद बहुत अच्छा खेल रहा है, आप खेल रही हैं बहुत अच्छे सर्किट में, और बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं जिनका आपने नाम लिया, लेकिन वहाँ गोल्ड की कमी आ जाती है। मैं हर गेम की बात करूँगा, जैसे अरशद है, अरशद भी अपनी मेहनत आपके तहत बेचारा जेवलिन थ्रो कर रहा है और अब हमारा हीरो है। ये जो गोल्ड की कमी है, इसकी बड़ी रीजंस में आपके नज़दीक क्या है कि हम कहाँ जाके रुक जाते हैं, क्यों नहीं ला पाते गोल्ड? और दूसरे ममालिक को देखते हैं, जैसे इंडिया है हमारे बराबर में, वहाँ गोल्ड वो फिर भी लेकर आ रहा है। अच्छा, जैसे जेवलिन थ्रो जो अरशद नदीम करते हैं, तो वो एक मतलब आप इंडिविजुअल स्पोर्ट है, उसमें आप अकेले भी ना प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। लेकिन बैडमिंटन एक ऐसा स्पोर्ट है कि जिसमें आपको दूसरे बंदे की बहुत जरूरत है खिलाने के लिए, और बैडमिंटन में टेक्निक, स्टेमिना, हर चीजें आ जाती है। तो आप अपने ओन पे, अगर मैं अकेली हूँ तो मैं अकेली ट्रेनिंग नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कोई खिलाने वाला जरूरी चाहिए। तो बैडमिंटन में एक ये काफी इश्यू होता है कि अगर कोई आपके पास दूसरा बंदा जो आपको अच्छे से ना ट्रेनिंग करा सके, तो फिर आप अपनी ट्रेनिंग सही से नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, वो सब अपने मदद आप कर रहे हैं। वो लोग खुद अपने ओन पे, उन्होंने कोचेस ढूंढे हुए हैं, कोर्ट ढूंढे हुए हैं, तो वो खुद कर रहे हैं। और बाद में जब फिर बात आती है ओलंपिक्स की या कॉमनवेल्थ गेम्स की, और फिर लोग एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि मेडल क्यों नहीं लिया, तो हमारी गवर्नमेंट ने अभी कभी हमारे पर कुछ खर्च ही नहीं किया ना। हम कोई किसी के टैक्स के पैसे से तो कुछ कर ही नहीं रहे। हम लोग जो भी कर रहे हैं अपने आप पे करें, अपने पैसे खुद खर्च करके कर रहे हैं। तो फिर लोगों की एक्सपेक्ट, और हमें उस तरह की फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही, और फिर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मेडल क्यों नहीं आया। तो हमारे ऊपर कौम ने पैसा ही कब लगाया कि हम लोग वो उस तरह के रिजल्ट लाके दें। अगर आप इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया की बैडमिंटन इतनी ऊपर क्यों गई, तो वो इंडिया उसमें बैडमिंटन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां पे हर एक सिटी में कोई 20 से 30 एकेडमीज हैं। और अभी हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसे बात हुई थी, तो उनके जो इंडियन टीम है बैडमिंटन की, तो उनके पास 2 कोचेस थे, और एक कोच की जो पे थी, जो फॉरेन कोच था, उसको ये कोई 70 से 80 लाख पर मंथ कोच है। तो वो लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी तो रिजल्ट आ रहा है। हमारे यहाँ पे तो ऐसे कोई बैडमिंटन में नहीं हो रही, हम लोग तो सब अपनी मदद आपके तहत खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट करना चाहिए कि यार ये देखो गोल्ड नहीं आया, क्योंकि हमारे पास जितनी लिमिटेड फैसिलिटीज हैं उसके लिहाज से तो हम अपनी बेस्ट कर रहे हैं। यही बात माहौर, यही बात, और बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो रीज़न्स होती हैं, इन्हीं रीज़न्स की वजह से हम कहते हैं कि यार गोल्ड नहीं, लोग नहीं ये समझते, लोगों को लगता है यार वो गए हैं खेलने के लिए और बस वो तो जाएं और गोल्ड लेकर आ जाएं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, पीछे बड़ी मेहनत होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। आपने जिक्र किया इंडिया का माहौर, एक एक प्लेयर पर वो करोड़ों से ऊपर खर्च कर रहे हैं। उनकी जो टॉप प्लेयर हैं वो, उन पर वो अपना करोड़ों रुपया खर्च करें। उनकी सैलरी अगर आप देखें जिस डिपार्टमेंट से खेलती है, और आप अपनी सैलरी देखें या अपना डेली अलाउंस देखें, तो आप लोग जाहिर है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। फिर कोर्ट्स जो हैं वो बड़े कम रह गए हैं, कोचिंग स्टैंडर्ड वो है नहीं, मशीनरी वो नहीं है कि जिसके ऊपर आप एक्सरसाइज कर सकें, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड अप हैं। लेकिन माहूर, अब अगला ओलंपिक्स है, अगली कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, साउथ एशियन गेम्स हैं, अब आगे है। फिर हम देखें कि अपनी मदद आपके तहत, स्पॉन्सरशिप का ना होना, प्लेयर्स के अपने पैसे खर्चना,
फेडरेशंस का किरदार कैसा है, चलें इस पर भी पहले बात करते हैं। फेडरेशन का किरदार कैसा है? वैसे तो बाकी फेडरेशंस का मुझे पता है, लेकिन मैं ज़रा बैडमिंटन कैसे, चूँकि आपकी गेम है तो आपसे पूछना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं इंटरनेशनल फेडरेशंस के, उसमें कितना हिस्सा लिया जाता है? हमारी फेडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी जितनी भी पाकिस्तान की फेडरेशंस हैं उनमें सबसे ज़्यादा एक्टिव है कि हमारे जो रैंकिंग टूर्नामेंट्स हैं वो साल में 3 से 4 होते हैं। नेशनल चैंपियनशिप होती है। बाकी अगर आप किसी भी स्पोर्ट की बात करें तो वो इतना रेगुलरिटी के साथ ना नेशनल चैंपियनशिप कराते हैं ना कोई बाकी टूर्नामेंट कराते हैं। तो हमारी फेडरेशन का ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि वो टूर्नामेंट्स करा रहे हैं। और दूसरा ये कि जैसे कि पहले मतलब उनको जब फंड्स मिलते थे तो हमारी फेडरेशन ने कैंप्स भी लगाए हैं और हमें बाहर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भी भेजा है। लेकिन अब जब से उनको फंड्स नहीं मिल रहे तो वो लोग यही कहते हैं कि हमारे पास खुद फंड्स नहीं है, कोई ग्रांट्स नहीं, तो हम लोग कहाँ से कैंप लगाएं या कहाँ से प्लेयर्स को इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भेजें। और बाकी तीसरा ये कि जो हमारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में एंट्री होती है तो वो फेडरेशन के थ्रू होती है, तो उसमें फेडरेशन मतलब काफी सपोर्ट करती है। जहाँ पे हम कहते हैं एंट्री कराने को तो वहां पे करा देती है। और चौथा ये है कि जो एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट है जिसमें मैं सेलेक्ट हुई हूँ कोई 3 से 4 साल तक, तो वो फेडरेशन के थ्रू ही सेलेक्ट हुई हूँ कि फेडरेशन आपको मलेशिया भेजती है सिलेक्शन ट्रेनिंग कैंप में, और फिर उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस पे वर्ल्ड रैंकिंग के बाद जाके आपको एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट में सिलेक्ट किया जाता है। तो वो उनकी वजह से, फेडरेशन की वजह से, जो उस वक्त के सेक्रेटरी थे मिस्टर वाजिद अली, तो वो उनकी कोशिशों की वजह से कि उन्होंने मुझे उधर भेजा और फिर मैं सिलेक्ट हुई, तो वो उनकी वजह से था। और अभी भी जो मुझे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से स्कॉलरशिप मिली भी है फॉर पेरिस ओलंपिक्स 2024, तो उसमें भी जो बड़ा किरदार जाता है वो हमारी पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन को और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को जाता है कि वो प्लेयर्स को नॉमिनेट करते हैं आईओसी में और फिर आईओसी प्लेयर्स को स्कॉलरशिप देती है। तो इस चलें, वक्त शुक्र पाकिस्तान करें के माहूर के, हम ये भी देख रहे हैं कि आपकी गेम में इतना निखार है जिसकी वजह से चलें कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिल रही है। इस पर बात करता हूँ, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आते हैं तो पूछते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जिसका जिक्र माहूर कर रही है, इससे कितना फ़र्क पड़ता है, कितना फ़ायदा होता है, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी, उसका यानी तसलसल उसी एक्सरसाइज का, वो कितना ज़रूरी होता है। वहाँ आके फिर हम रुक जाते हैं क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ और फंड्स मौजूद नहीं होते। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। जिन स्कॉलरशिप्स का, जिन प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जिक्र माहूर कर रही हैं, ज़रा पूछते हैं कि इससे कितना फ़ायदा होता है और प्लेयर के लिए उसकी अपनी डेवलपमेंट, उसके फाइनेंशियल इश्यूज़ में कितनी हद तक कमी आती है, क्या फ़ायदा होता है। माहूर, आप जो बता रही हैं ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिनका आप जिक्र भी कर रही हैं, एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट का या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का, क्या फ़ायदा होता है प्लेयर को, और क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम में प्लेयर के लिए कोई फाइनेंशियल फ़ायदा भी है? जी बेसिकली जो एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट है ये एक बैडमिंटन एशिया का इनिशिएटिव है जिसमें वो पूरे एशिया की डेवलपिंग कंट्रीज से 20 प्लेयर सेलेक्ट करते हैं जिनको फिर वो साल का कोई अमाउंट होते हैं तकरीबन जैसे $3000, तो वो देते हैं और उससे आपको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं। तो वो जो आपकी जो बेसिकली जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है तो वो जितने ज्यादा आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलते हैं तो उससे इम्प्रूव होती है, तो वो आपको मदद करता है। वो जो आपको देते हैं मनी, पैसे देते हैं, तो उससे आप होता है कि आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलें और अपनी वर्ल्ड रैंकिंग को बेहतर करें। और दूसरा जो मैंने बात की है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्कॉलरशिप की, तो वो उन प्लेयर्स को देते हैं जिनके अंदर उनको पोटेंशियल देखते हैं कि वो ओलंपिक्स 2024 के लिए जैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, जो कि मुझे मिली है। और पाकिस्तान में तकरीबन 11 और प्लेयर्स हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स से वो स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो वो भी इसलिए होता है या तो आप उन पैसों को अपनी ट्रेनिंग पे खर्च कर लें या आप उन पैसों से टूर्नामेंट्स खेलें। माहूर, ऐसा अक्सर होता है कि प्लेयर्स के लिए हम देखते हैं, हर गेम के प्लेयर के लिए, चाहे वो बॉक्सिंग हो चाहे दीगर गेम्स हो, इंटरनेशनल अरीना में जाने के लिए उन्हें स्पॉन्सरशिप की बड़ी कमी का सामना रहता है। आप क्रिकेट को अगर हटा दें, क्रिकेट के लिए मसला नहीं है, हॉकी का हाल बुरा है, बॉक्सिंग का भी बुरा हाल है, बाकी जो एथलीट्स हैं उन बेचारों के लिए यही प्रॉब्लम होता है। अब आप जैसे जो एथलीट्स हैं, जो ओलंपियंस हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कितना मुश्किल फेस करनी पड़ती है इस मामले में, ख़ास तौर पे ये जो स्पॉन्सरशिप वाला मामला, और ख़ुद से कैसे करनी पड़ती है, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कि ख़ुद से ही अपने लिए रास्ते बनाए जाएं, अपने लिए मौके पैदा किए जाएं? जी बिल्कुल। जैसे क्रिकेट को सपोर्ट है इस तरह पाकिस्तान में जितने भी बाकी स्पोर्ट्स हैं उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं है। और इसमें एक तो कह सकते हैं जो गवर्नमेंट की वजह से कि गवर्नमेंट जो बाकी स्पोर्ट्स को वो फंड्स नहीं दे रही उनकी फेडरेशंस को ताकि वो प्लेयर्स को आगे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के लिए भेज सके। और दूसरा ये कि बाकी स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान में उनके अंदर प्राइवेट स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं है। जैसे क्रिकेट के अंदर आईपीएल हो रही है तो वो इसलिए हो रही है क्योंकि प्राइवेट स्पॉन्सरशिप्स है, पीएसएल, प्राइवेट कंपनी। क्रिकेट की पीएसएल। जी बिल्कुल, पीएसएल।
तो वो यहाँ पे बिल्कुल बाकी स्पोर्ट्स में इस तरह का नहीं है, स्पॉन्सरशिप्स नहीं है, तो प्लेयर्स को अपने ओन पे जो है वो जाना पड़ता है, अपने खुद के पैसे खर्च करके उनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं। अच्छा माहूर, जब आप देखते हैं दूसरे प्लेयर्स को इंटरनेशनल अरीना में, कोर्ट्स में, उनकी प्रैक्टिसेस को, उनके साथ जाहिर है आप लोग वहाँ पर रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो कितना बड़ा फ़र्क देखते हैं अपने अंदर और उन प्लेयर्स में? ख़ास तौर पे मैं बात करूँ अगर यूरोपियन प्लेयर्स की और जो रशियन प्लेयर्स हैं इनकी, सर्बियन प्लेयर्स हैं, जो बड़े आजकल नोन प्लेयर्स हैं दुनिया में जहाँ पे मेहनत हो रही है बैडमिंटन में ख़ास तौर पे, कितना फ़र्क देखते हैं उन प्लेयर्स में और अपने जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनकी फिटनेस में, उनकी ट्रेनिंग में, उनकी प्रैक्टिसेस में? जी बिल्कुल, बैडमिंटन में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं वर्ल्ड में वो एशियन कंट्रीज हैं, चाइना हो गया, जापान, चाइनीज ताइपाई, कोरिया, थाईलैंड। तो ये कंट्रीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बैडमिंटन में। और जैसे कि मेरा मैच हुआ था जापान में, तो जब मैंने उस प्लेयर के साथ खेला तो मतलब वो कोई भी पॉइंट खुद नहीं देते आपको। ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने खुद नेट पे मार दी या आउट मार दी या कोई नेगेटिव पॉइंट दे दिया, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत लड़ के लेना पड़ता है और उनकी स्पीड भी इतनी अच्छी होती है कि आप उनसे मूवमेंट पे कोई पॉइंट नहीं ले सकते। तो आपको बहुत मतलब सोच के खेलना पड़ता है और बहुत जान लगा के खेलना पड़ता है। काफी लंबी लंबी रैलीज चलती हैं क्योंकि उनका स्टेमिना भी बहुत अच्छा होता है। तो फिर बड़ी मुश्किलों से बाद जाके आप उनसे पॉइंट स्कोर करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी जो ट्रेनिंग होती है, जैसे मुझे पता चला था कि वो लोग एक एक पॉइंट पे कोई 30 मिनट्स प्रैक्टिस करते हैं उसकी सिर्फ एक्यूरेसी लाने के लिए। अगर ड्रॉप मारना है तो 30 मिनट्स तक वो एक ही साइड पे ड्रॉप मारते रहेंगे। अगर सर्विस ऊंची वाली करानी है। जिन मसाइल का जिक्र करता है एक एथलीट, जिसका जिक्र माहूर भी कर रही हैं, ये मसाइल अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी तवज्जो दे तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। हम जिसका वो जिक्र कर रही हैं कि दूसरे ममालिक हैं वो कितना काम करते हैं, 30-30 मिनट किसी एक शॉट पर ड्रॉप हो, सर्विस हो, उस पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर आकर फ़र्क आता है हमारे प्लेयर्स में और दीगर जो खिलाड़ी हैं उनमें, कि उन पर काम इतना ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा होती है, यहाँ प्लेयर को बहुत मसाइल से गुजर के वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो जितना वो खेल कर आ रहे होते हैं ये भी बहुत बड़ी बात होती है। माहौर, ज़रा जापान का आपने जिक्र किया, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, इनकी गेम में बड़ा फ़र्क है और ये दुनिया भर से अगर हम देखें तो बड़ा ज़्यादा फ़र्क है, ख़ास तौर पे बैडमिंटन में। फिर मैं ज़रा यूरोप की आपसे बात करना चाह रहा था। यूरोपियन कंट्रीज़ में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको आप देखती हैं कि वो ज़्यादा बेहतर उनकी गेम है या वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने प्लेयर पर, साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यूरोप की अगर बात की जाए तो डेनमार्क डेनमार्क जो विक्टर एक्सेल्सन है, डेनमार्क से खेलते हैं और वो बहुत अच्छा मतलब वर्ल्ड चैंपियन भी हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और बाकी भी जो डेनमार्क की अगर वुमेन सिंगल्स में भी बात की जाए तो उनकी जो प्लेयर्स हैं वो वर्ल्ड टॉप 20 में आती हैं। तो और यूरोपियन स्टाइल एक डिफरेंट स्टाइल, मतलब ट्रेनिंग स्टाइल होता है, और एशियन का एक डिफरेंट स्टाइल होता है। यूरोपियन ये है कि वो ज्यादातर फोकस करते हैं अपनी स्किल्स पे। जब मैं डेनमार्क गई थी ट्रेनिंग के लिए 2019 में 2 मंथ्स के लिए, तो मैंने वहां पे देखा कि प्लेयर्स जो हैं वो खुद ही आपस में एक दूसरे को ट्रेनिंग करा रही होंगे और वो अपनी शॉट्स की परफेक्शन पे बड़ा वो ध्यान देते हैं कि वो एक ही अगर स्मैश मारे हैं तो 15-20 मिनट सिर्फ वो स्मैश मारते रहेंगे सिर्फ एक ही साइड से, जिसकी वजह से उनकी स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। अच्छा माहौर, अगर अब हम बात करें कि जो जूनियर लॉट आ रही है आपके सामने, ज़ाहिर खेलते हैं, आप देखती हैं उन्हें, चाहे प्राइवेट क्लब्स में देखते हों या फिर जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं वहाँ देखते हों, जूनियर लॉट के लिए क्या कहेंगे आप कि क्या करना चाहिए उन्हें इस गेम को ज्वाइन करने के लिए? कितनी इस गेम में हौसला अफजा बात है। आपको डिपार्टमेंट मिल गया, सबको डिपार्टमेंट ऐसे नहीं मिलता, अक्सर प्लेयर्स हैं जो बेचारे परेशान हैं। फिर डिपार्टमेंट्स का भी मसला बना रहा पिछले दिनों कि डिपार्टमेंट्स बंद हो गए, हॉकी और दीगर गेम्स के लोग बड़ा रुल गए। तो ये सारा कुछ देखते हुए, एक स्पोर्ट्समैन की परेशानियां देखते हुए, क्या सजेस्ट करेंगे जूनियर्स के लिए? जी बिल्कुल, परेशानियां तो हर जगह हैं। और पाकिस्तान में ऐसा, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता, तो इसलिए लोगों को मसाइल सामना करना पड़ता है। और अगर बात की जाए तो पब्लिक फैसिलिटीज, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ, तो नहीं है। तो मुझे काफी लोग मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं कि हम लोग कहाँ पे खेलें, किससे ट्रेनिंग लें। तो अब मतलब जो भी गिनी चुनी हमारे पास फैसिलिटीज होती है तो मैं उनको बता देती हूँ कि यहाँ यहाँ पे खेल सकते हैं और इससे स्पोर्ट्स से कर सकते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम हो जाए कि कोई इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन एकेडमी हो जाए कि लोगों को पता हो कि हमने यहाँ पे जाना, हमें यहाँ से ट्रेनिंग मिलेगी, तो काफी ज्यादा उनको आसानी होगी। और जहां तक की बात की जाए कि अगर यूथ को क्या, क्योंकि मुश्किलात तो हर किसी को फेस करनी पड़ती हैं,
तो फिर उनको यही कहना चाहूँगी कि हमारा जो हमारे अपने ऊपर होता है वो होता है मेहनत करना। तो हमें चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपनी पूरी जो चीज़ हम करें उसमें अपनी पूरी एफर्ट्स लगाएँ और जो रिज़ल्ट है उसको हम अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। जो हमारे लिए बेहतरीन होगा वो अल्लाह हमारे लिए करेगा। तो हमें इस चीज़ पे ज़बरदस्त, भी ये बड़ी अच्छी बात है। माहूर, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या सोच रही हैं? और आने वाले ओलंपिक्स के लिए क्या तैयारियां कर रही हैं? फिर ओलंपिक्स के बाद और आगे फ्यूचर में क्या सोच रही हैं? बैडमिंटन से जुड़े रहना है? जी बिल्कुल, बैडमिंटन से जुड़े रहना है और जब मतलब मैं खुद खेलना जब छोड़ दूँगी तो फिर मेरा यही होगा कि मैं कोई बैडमिंटन अकेडमी खेलूँ, जो ताकि जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र कर सकूँ। और अभी मेरा आगे का यही प्लान्स है कि इंशाल्लाह अगले साल पेरिस ओलंपिक्स 2024 है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इस साल भी खेलूँ और नेक्स्ट ईयर भी खेलूँ ताकि मैं पाकिस्तान को इंशाल्लाह पेरिस ओलंपिक्स 2024 में रिप्रेज़ेंट करूँ। इंशाल्लाह, और हमारी दुआ भी यही है माहूर कि आप खाली रिप्रेजेंट ना करें, आप हमारे लिए मेडल भी लेकर आएँ। चूँकि जब हमने देखा कि वो जो थोड़ी सी इंजरी थी, अगर वो थोड़ा सा मामला रहता तो शायद वहाँ पर रिजल्ट्स और होते, बड़े डिफरेंट होते। वो तो अनफॉर्चुनेट रह गया। अच्छा माहूर, चूँकि लास्ट टाइम है प्रोग्राम का, थोड़ी सी बात ये भी कर लेते हैं, कैसे सपोर्ट कैसे हो रही है? घर से कितनी सपोर्ट है? वालिदैन के साथ साथ अब आपके हस्बैंड भी हैं, कितनी सपोर्ट है? आपके हस्बैंड तो खुद स्पोर्ट्समैन हैं। मेरे जो हस्बैंड है वो आर्मी ऑफिसर है और वो बैडमिंटन भी इनको खेलना आती है लेकिन वो सिर्फ फॉर फन खेलते हैं, वो प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है। जी जी, तो यकीनी तौर पे। हस्बैंड की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह से भरपूर सपोर्ट है। और जैसे मैंने बताया हमारी जब नवंबर 2022 में शादी हुई तो उसके फौरन बाद 1 महीने बाद ही रैंकिंग टूर्नामेंट था। तो वो उन्होंने ही वो मुझे सुबह और शाम वो प्रैक्टिस करा रहे थे और तभी बड़ी मतलब मैं कहती हूँ शादी के बाद जो फौरन मैंने बैडमिंटन में कमबैक किया वो तो अपनी हस्बैंड की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से किया है। और जो मेरा ससुराल है वो भी काफी सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं। और पेरेंट्स तो मेरे शुरू से ही काफी सपोर्टिव थे। वो पापा की वजह से ही था कि मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया। तो आज जिस लेवल पे हूँ वो पापा की वजह से हूँ। और कहते हैं ना कि एक लड़की जो अगर शादी के बाद कुछ अचीव करती है तो उसका क्रेडिट मेरे ख्याल से उसके हस्बैंड को जाता है, क्योंकि वो उनकी सपोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना सपोर्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड ने ऐसा मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं डाली जिसकी वजह से मैं फ्रीली ट्रेनिंग कर सकती हूँ। अच्छा बाहुर, ये बताएं एजुकेशन कितनी ज़रूरी है खेल के साथ साथ? चूँकि एजुकेशन के बगैर मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ी जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को ग्रूम कर सकता है। तो एजुकेशन कितनी ज़रूरी है? शुरू से मेरे पापा ने यही बात सिखाई है कि आपने जो स्पोर्ट्स और स्टडीज है दोनों अच्छे लेवल पे करना है। किसी चीज को किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस नहीं होने देना है और अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसकी वजह से मैंने ओ लेवल्स में 6 स्टार्स 2 A's लिए, फिर मैंने ए लेवल्स में 2 स्टार्स 2 A's लिए। उसके बाद 2014 में मेरा आईबीए में एडमिशन हुआ था और आईबीए पाकिस्तान की टॉप बिजनेस यूनिवर्सिटी है। और 2018 में मैंने आईबीए से ग्रेजुएट किया। अभी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कर रही हूँ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। तो स्टडीज और स्पोर्ट्स को दोनों को साथ लेके चलना जरूरी है और आप किसी को किसी चीज की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपने दोनों चीजें बहुत अच्छे लेवल पे करनी और थैंक यू अपना सो टाइम मच। कम से कम। थैंक यू माहूर, थैंक यू सो मच। 7 टाइम्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियन, ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। इंशाल्लाह आने वाले ओलंपिक्स में भी करेंगे और हमारी दुआ है माहूर के लिए कि पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स का मेडल लाजमी लेकर आएँ। माहूर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे लिए। और यकीनी तौर पर आज आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि एक स्टार बनने के लिए पीछे कितनी मेहनत होती है। अपनी मदद आपके तहत जो लोग इतनी मेहनत करके स्टार्स बन रहे हैं, उनके पीछे इंजरीज, उनके पीछे वर्कआउट, उनके पीछे उनके सारी ग्रूमिंग, वो सारा कुछ क्या क्या होता है, कैसे होता है, कोचिंग स्टैंडर्ड, इन सारी चीज़ों पर बात हुई। कल 4 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।